आज्ञे सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मास्पि तम नरम न रज्यति। अज्ञानी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेष बुद्धिमान को और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, पर अल्पज्ञानी मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अल्पज्ञान अज्ञान से भी बुरा है। तो हमारा प्रयास है पूर्ण सत्य की ओर चलने का। एक तालिबानी नेता है हक्कानी। इसने 2021 में महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया और कहा कि गजनी ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की व सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा। पाकिस्तान ने भी अपनी एक मिसाल का नाम गजनी रखा। ये सब तो रखेंगे ही, वजह इतिहास के पक्ष को वामपंथी व पूर्वाग्रह से ग्रस्त इतिहासकारों ने खुद ही अंधेरे में रखा। अबू अल कासिम महमूद, यूजुअली नोन एज महमूद गजनी या गजनवी, 998 महमूद गद्दी पे बैठता है। 1001-1009 में शाही वंश के जयपाल और आनंदपाल को हराता है। 1015 में मुल्तान के मुस्लिम शासक को हराता है क्योंकि उसने आनंदपाल का साथ दिया था। 1018 में इसका 8वां आक्रमण होता है। कलचुरी राजपूत कोकल सेकंड पर उसको हरा के मथुरा की लूट करता है। फिर कन्नौज की ओर जाता है। कन्नौज का शासक था इस टाइम राज्यपाल गुजर प्रतिहार वंश का था, वो भाग जाता है। फिर ये गजनी वापस लौट जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने भारत पर 17 आक्रमण किए, जैसे कि हेनरी एलियट। अधिकांश का मानना यही है कि इसने 12 आक्रमण किए थे। 1019 में इसका 9वां आक्रमण होता है, फिर से कन्नौज की ओर। इस टाइम वहाँ पर विद्याधर चंदेल का नामित शासक शासन कर रहा था, क्योंकि पिछली बार के कन्नौज आक्रमण के समय जो वहाँ का शासक था राज्यपाल गुजर प्रतिहार वंश का, उसकी विद्याधर चंदेल राजपूत ने हत्या कर दी थी, ये कहकर के तुम युद्ध से भाग गए थे। तो विद्याधर एक बड़ी सेना लेके इससे मुकाबले के लिए आते हैं, लेकिन रातों रात पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। अब आते हैं इसके 1025 में हुए प्रसिद्ध सोमनाथ आक्रमण पर। इसका 11वां आक्रमण था। सोमनाथ पड़ता है काठियावाड़ तट पर, गुजरात। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा उस समय भारतीय समाज पतनशील हो चुका था। धार्मिक अनाचार थे, बौद्ध विहार, मठ, काफ़ी हिंदू मंदिर भी अनाचार व भोग विलास के अड्डे हो गए थे। देवदासी प्रथा भी इसकी कारण कहा जा सकता है। इसमें अविवाहित लड़कियां देवता की पूजा को रखी जाती हैं। यही हाल बौद्ध विहार मठों का था। नालंदा, विक्रमशिला जैसी शिक्षण संस्थाएं भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थी। सैन्य विज्ञान में भारत पिछड़ चुका था, विदेशों से कोई सीख नहीं ली जा रही थी। अलबरूनी का कहना है कि हिंदुओं का विचार है हमारे जैसा देश नहीं, धर्म नहीं, राजा नहीं, विज्ञान नहीं, विश्व में कोई नहीं है। शुद्धिकरण भी नहीं करते हैं। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि जो लोग इस्लाम आदि धर्म अपना लेते हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास नहीं करते हैं। मंदिर धर्म के केंद्र बन गए थे, यानी कि बैंक हो गए थे। एक तरह के बैंक में पैसा न जाके मंदिर में इकट्ठा हो जाता था। उस समय सोमनाथ गुजरात के राजा भीम का क्षेत्र था। लाखों व्यक्ति प्रतिदिन आते थे, उपवास चढ़ाते थे। 10,000 गाँवों की आय भी मंदिर की पुरोहित समिति को जाती थी। 400 देवदासियाँ थीं, 1000 पुजारी थे। महमूद मुल्तान के मार्ग से आता है काठियावाड़ की ओर। 60 से 80,000 की सेना थी इसके पास। इसमें 30,000 वेल ट्रेंड थे। ऑर्गेनाइज कैवलरी थी, नियमित सेना। पहले इतनी बड़ी सेना में इसने नहीं रखी थी कभी। जनवरी 1026 में पहुंचता है। राजा भीम ने 4000 सैनिक मंदिर की सुरक्षा को लगाए थे और खुद भी उससे युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन जो युद्ध क्षेत्र से पलायन करके अपने आप को कक्ष के किले में सुरक्षित कर लेते हैं। ये सोमनाथ पहुंचता है। उस समय राजपूत सरदार देवदासी नृत्य में बिजी थे। आनंद फनन में युद्ध को तैयार होते हैं। 3 दिन चले युद्ध में तीसरे दिन महमूद जीत जाता है। मंदिर के पुजारी ने आश्वस्त किया था कि यज्ञ हवन से ही महमूद की सेना को नष्ट कर देंगे। एक एक आहुति पर एक मलेक छटपटा के गिर पड़ेगा, पर यह नहीं हुआ। संभव यह है कि बस मनोबल बढ़ाने के लिए कहा गया होगा। कुछ ब्राह्मण हालांकि मंदिर बचाने के लिए अंत तक लड़ते रहे थे। जब सेना मंदिर की ओर जा रही थी, महिलाएं छतों पर हंस रही थीं, यानी कि उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है लोगों को। मूर्ति खंडित की गई, चुंबक उखाड़ दिया गया, मंदिर की धन दौलत ऊँटों पर लाद दी गई, स्त्रियों का अपहरण किया गया, उनके हाथ बांधे गए। 1 मील तक लाइन लग गई थी। महिलाओं के थकने पर कोड़े मारे जा रहे थे। वो सिंध की ओर से वापस जाने का निर्णय लेता है, परंतु इस समय यहाँ सोमनाथ का बदला लेने के लिए तत्कालीन विश्व के सबसे बलिष्ठ योद्धाओं की फौज उसका इंतजार कर रही थी। ये थे जाट। तो इस प्रथम जाट तुर्क युद्ध पे कहना चाहूँगा। लोअर सिंध घाटी व जदू के डूम में जाट राज्य था। यहाँ के जाट हिंदू थे व सिंध के उत्तर पश्चिमी मुल्क के जाट बौद्ध धर्म के समीप थे। चंगेज खान भी पहले बौद्ध धर्म की एक ब्रांच समाजवादी को मानता था।
हिंदू साहित्य के अनुसार जयद्रथ के बाद सिंध के एक बड़े भाग पर श्री कृष्ण बलराम वंश के कुछ लोगों ने एक राज्य जिसे ज्ञात कहा जाता था इसकी नींव डाली थी। यही ज्ञात आगे जाके जाट कहलाने लगे। ये वंश अति प्राचीन था या कह सकते हैं शिव उपासक थे शुरू से ही। जयद्रथ के पिता को भी महाभारत में शिव का उपासक बताया गया है। सिंध के मोहनजोदड़ो से फोटो से मिलते हैं एक मोहर पर पशुपति। पंजाब सिंध के जाटों में संतू सिद्धू गोत्र मिलता है सिंध की वजह से ही। इतिहासकार हरले के अनुसार महाभारत काल के यादव यही जाट हैं। अलबरूनी भी श्री कृष्ण को जाट बताता है। मुजमुल तवारीख के अनुसार ये कुशल मैरैन योद्धा होते थे। मेदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। जाटों के अनेक गणतंत्र और सिकंदर से भी जल युद्ध का उल्लेख आता है। सिंध के अलोर व आसपास के क्षेत्र पर साहसी राय सेकंड के समय चच नामक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया था। कहानी कुछ इस तरह है कि चच का पिता इसके एक मंत्री के यहाँ नौकरी करता था। इस मंत्री का मुंशी चच हुआ। राजा के बीमार होने पर रानी सुहानदी की हेल्प से चच ने राज्य पर अधिकार कर लिया। दाहिर इसी चच के वंश में आगे जाके हुआ था। उसने वहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से बौद्ध और जो बौद्ध धर्म के समीप कुछ जाट थे वो भी उससे रुष्ट थे। सुलेमान नदवी लिखता है अपने अरब भारत संबंध में कि सिंध में काका जो चन्ना वंश का राजपूत था उसने मोहम्मद बिन कासिम को पहले ही बता दिया था कि जाटों का नेक्स्ट टारगेट अब वो है। केकान या किक्कान ये पड़ता है अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में। यहाँ अरब खलीफाओं की भारत विजय को भेजी सेनाओं को बार बार जाट पराजित करते थे। उनके जनरल की हत्या कर देते थे। ये 9वीं सदी तक होता रहा था। अगर जाटों का उद्देश्य केवल लूट था तो बार बार आने वाली इन सेनाओं का ऐसे विनाश न करते या इनके साथ खुद भी लूटपाट कर सकते थे। तो अभिमान से चूर महमूद सिंध के रास्ते से गजनी वापस लौट रहा था। सोमनाथ के कुछ ब्राह्मण जो घायल थे गजनवी के कृत्यों की खबर जाटों तक पहुंचा चुके थे। जाटों ने मंदिर के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। महमूद ने लूट की कुछ दौलत अपने कुछ खास सरदारों के अधीन गजनी की ओर भेजी और दूसरे रास्ते से भेजी और खुद अधिकांश दौलत व स्त्रियाँ लेकर जाट राज्य के पास से गुजरा। स्त्रियों के रुदन से वातावरण गूंज रहा था। तुर्क घुड़सवार कहके लगा रहे थे। बाणों की बारिश होती है और घुड़सवार बंद कर दिया जाता है। यहाँ से जाट तुर्क युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। गजनवी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय शक्ति उसे चुनौती देने का भी साहस कर सकती है। उसकी अधिकांश सेना मार दी जाती है। बची कुची जैसे तैसे घायल गजनवी को लेके भागती है। ये वही सिंध है जहाँ पर आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक की भी जान के लाले पड़ गए थे। जो स्त्रियां वापस जाना चाहती थी उनको ससम्मान वापस भेज दिया जाता है। जिनको जाट राज्य में अधिक सम्मान लगा उनका विवाह योग्य युवकों से करा दिया जाता है। कर्नल टॉड कहते हैं कि अधिकांश धन संपदा जाटों ने रिकवर्ड कर ली थी। सोमनाथ के दरवाजे का एक रहस्य आज भी बना हुआ है क्योंकि 1842-44 में 1842-44 में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था एडवर्ड लॉ। इसको एलन मरो भी कहते हैं। इसने विलियम नॉर्थ के नेतृत्व में 43 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री गजनी पर हमले के लिए भेजी थी। ये सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लेके भारत आए पर मंदिर के पुजारी ने इनको सोमनाथ का मुख्य द्वार मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि चंदन के बजाय एक तो ये देवदार के बने हुए थे। ये अफगानिस्तान में लकड़ी काफ़ी मिलती है और इसका डिजाइन भी मुस्लिम था। तो इन दरवाजों को आगरा के लाल किले में लगवा दिया गया। अभी भी वहीं लगे हुए। वैसे गजनवी का कश्मीर अभियान भी असफल रहा था परंतु ये पहली बार था कि महमूद गजनी की इतनी बुरी तरह हार हुई थी। उसके मन में एक डर बैठ गया। 2 साल तक उसने भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। फिर जैसे तैसे जाटों से युद्ध की तैयारी की। फिर युद्ध के लिए निकलता है और उनसे मांग करता है कि सोमनाथ से लूटी स्त्रियां और धन उसको दे दिया जाए। भारत पर आक्रमण करने के रास्ता दिया जाए। इसको जाट रिफ्यूज कर देते हैं। फिर गजनवी जदू पर आक्रमण करता है। यहाँ से सेकंड जाट तुर्क युद्ध शुरू हो जाता है। 1028 की शुरू की बात है ये। तारीख फरिश्ता का लेखक बताता है कि लोअर वैली के इंडस लोअर वैली के जो जाट थे उनसे इसका युद्ध होता है। और तारीख फरिश्ता का लेखक ये भी कहता है कि सुल्तान का भारी लश्कर मुल्तान पहुंचा। आरंभिक सैन्य टुकड़ी को सिंधु नदी में जाटों ने बाण वर्षा से ध्वस्त कर डाला। फिर महमूद ने 1409 में तैयार कराई। हर नाम में 20 सैनिक तीर कमान तलवार के साथ बैठे थे। जाटों की भी अपनी वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। शस्त्र घोड़ों का भी इम्पोर्ट करते थे। लूटों से शक्तिशाली हो चुके थे। स्त्री बच्चों को गुप्त टापू पर भेज देते हैं और प्रथम हमले में अपनी 4000 छोटी नाव यूज़ करते हैं पर शायद 400 ही रही होंगी। ये बड़ा चढ़ा कर लिखा है मुस्लिम लेखकों ने। और सेकंड हमले में 8000 बताया उन्होंने। महमूद के पास विशाल सेना थी। उस जमाने के हिसाब से अत्याधुनिक सैन्य सामग्री थी पर जाटों ने उसकी सेना के चक्के छुड़ा के रख दिए। युद्ध में 4000 जाट व 20,000 मुस्लिम सैनिक मारे गए।
इसी समय अन्य क्षेत्रों के बौद्ध जाट व खोखरों ने भी गजनवी की सेना पर गोरिल्ला तकनीक से हमले शुरू कर दिए। हसन निजामी यहाँ लिखता है कि सुल्तान ने साहस छोड़कर दरगाह में खुदा के आगे घुटने टेक दिए। यहाँ कुछ मुस्लिम लेखक अभियान को सफल बता देते हैं और महमूद की अचानक मलेरिया से मृत्यु बता देते हैं। पर ये मलेरिया भारत पर अन्य हमलों के समय क्यों नहीं हुआ था? स्पष्ट है, जाटों के हाथों गजनवी की मृत्यु हुई, क्योंकि 1029-30 में उसकी मृत्यु हुई है। और जाट अभी भी पावर में थे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि महमूद के छोटे पुत्र मसूद ने सुल्तान बनने के बाद नियाल तगीन नाम के अफगान सरदार को लाहौर का सूबेदार बनाया। इसने 1033 में 1033 में बनारस को लूटा। बेहाकी लिखता है कि यह अभियान भी सोमनाथ जितना ही महत्वपूर्ण था। लाहौर की सेनाएं तोमर, प्रतिहार, गहड़वाल राज्यों से गुजरी, पर किसी ने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की। पर इसको फाइनली जाटों ने इसको सिंध में मार गिराया। जाटों का बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक व गौरी से भी युद्ध हुआ, यानी जाट अभी भी पावर में थे और गजनवी का अंत इन्हीं जाटों ने ही किया था।